हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के पेपर को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कि 2018 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। इनको आज देखेंगे और समझेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है कि 80 और 90 के बीच क्या खोजना है, अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड जो होता है सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे 3 है, 2 है, 3 को या तो 1 से काटा जा सकता है या तो 3 से काटा जा सकता है। 2 है या तो उसको 1 से काटा जा सकता है या तो 2 से काटा जा सकता है। और यही अगर हम 4 को ले लेंगे तो 4 को 1 से तो काटा ही जाएगा, 2 से भी काटा जा सकता है और 4 से भी काटा जा सकता है। इसलिए 4 जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वो क्या है, भाज्य है। और 3 और 2 क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रकार का मतलब कि ऐसे अंक लीजिए जिसको दोबारा काटा ना जा सके, ऐसे प्रश्नों को लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न क्या दिया है उसके हिसाब से कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में। तो हम ऐसा करते हैं कि 80 और 90 के बीच में जितने अंक आते हैं उनको लिख लेते हैं। तो जैसे 80 के बाद आता है 81, 82, जितने भी 80 और 90 के बीच में जितनी भी संख्याएं थी इनको लिख लिया है। अब बारी है क्या करने की, अभाज्य संख्या छांटने की। तो चलिए हम अभाज्य संख्या छांटते हैं। अभाज्य संख्या छांटने का हमने पहले ही बता दिया है कि उसको सिर्फ दो ही उसका गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, उसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 होगा या तो स्वयं उसी संख्या का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं, काटते हैं। तो एक बात बताइए, यह 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, यह 2 से कट गया। ठीक है, और इसको जब काटेंगे क्या दिखा है, 83 किसी और संख्या से नहीं कटती हुई नजर आ रही है। 83 और किसी संख्या से कटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले काटने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 3, तो 3 का मतलब ये अभाज्य संख्या से हमको काटना है। ठीक है, मतलब कि विषम संख्या से काटना है। ठीक है, तो अब विषम संख्या क्या है, अब 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच गया, 23 नहीं कटा। फिर क्या, 5 से कटवा नहीं करेगा, 7 से काटेंगे तो 1 गया, 13 नहीं कटा। फिर यह एक संख्या बच गई जो नहीं कट रही है, यह 2 से कट जाएगा, यह 5 से कट जाएगा। समझ में, अगर 5 एक कम 5, यहाँ पर बचा 3, 7 35। ठीक है, और ये 2 से कट गया, यह इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 दूना के 6 हो गया, 2 बच गया और इसमें जुड़ा तो 27 हो गया और ये 3 से कट गया। ठीक है, अब बारी है यार क्या 88 लिखना था तो मैं 88 2 बार लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब ये भी 2 से कट जाएगा। अब ये जो है यह किसी अंक से नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमको 2 ही अंक ऐसे नजर आए हैं। कौन, 83 और 89, यही हैं 2 अंक जो अभाज्य संख्या हैं, जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, 83 और 89। तो अब यहाँ पर देखिए 81 है, 81 तो कट ही गया था ना, यहाँ पर 81 कट गया ना। अरे किससे कटेगा, 81 2 गया, बचा यहाँ पर 1 था ही, तो 3 से कट गया है, 3 से कट गया था, इसलिए विकल्प गलत हो गया। यह 83 तो दिख रहा है और 89 नहीं दिख रहा है, 87 दिख रहा है, 87 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 81 तो कट ही गया था। यह लास्ट ऑप्शन जो है विकल्प वही सही है, बाकी विकल्प गलत हैं। चौथा विकल्प सही है, 83 और 89 ही ऐसे अंक हैं जो अभाज्य संख्या है। किसका, 80 और 90 के बीच का। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 90 के कोण को कहते हैं। 90 के कोण को क्या कहते हैं, 90 कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण वह होता है जो 0 से तो क्या हो, 0 से बड़ा हो परंतु 90 से क्या हो, छोटा हो, इसको कहते हैं। और क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 से बड़ा परंतु 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बस इन्हीं के बीच में होना चाहिए। समझ में कि नहीं है। और उसके बाद सरल कोण किसे कहते हैं, सरल कोण वह कोण होता है जिनके बीच का जो है कोण 180 अंश होता है, उसे हम कहते हैं सरल कोण कहते हैं। समझ में कि नहीं। सरल कोण किसे कहते हैं, जिनके बीच में 180 अंश का कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। समझ में कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। अब एक बात बताइए, कोई वृत्त है, वृत्त यह है, तो कह रहा है कि दो बिंदुओं को, अब ये है दो बिंदु, चाहे किसी भी पॉइंट पर हमने दो बिंदु को मिला दिया है, और वह क्या होना चाहिए, रेखाखंड होना चाहिए। अगर यहाँ से बाहर निकल गई तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। और यह कह रहा है कि रेखाखंड को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अब ये जो है, चाहे यह है, चाहे यह है, चाहे यह है, ये जितने भी पॉइंट पे बनेंगे, चाहे ऐसे ऐसे बन जाए, किसी भी प्रकार से बनेंगे, तो वह क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। और परिधि का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ की, चारों ओर की क्या लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और चाप क्या है, चाप किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यह सेंटर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ एक छोटा सा वृत्त, ये है वृत्त। अब यहाँ पर एक पॉइंट, एक किरण यह गई है, एक किरण यह गई है, तो इनके बीच में जो एक छोटा सा खंड दिखाई दे रही है, छोटी जो परिधि है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक चाप होता है लघु जो कि यह है, और दीर्घ जो कि यह है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं है। तो चाप किसे कहते हैं, इनके बीच के बने कोण के बीच की दूरी के क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, यह है आपका वृत्त। अब इस वृत्त का मान लीजिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ये है आपके वृत्त, तो सेंटर से लेकर, मतलब केंद्र से लेकर क्या परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यह है त्रिज्या। समझ में कि नहीं है, इसको कहते हैं त्रिज्या। और इसका सही आंसर जो पूछने के हिसाब से बताया है कि यह क्या, बताइए, दो बिंदुओं को मिलाएं। अब दो बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया, तो रेखाखंड को कहेंगे। इस रेखाखंड को दोनों बिंदु को मिला दिए हैं, इस बिंदु को मिला दिए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कि यह क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है। समझ में कि नहीं है। अब आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 देख क्या दिया है कि निम्नलिखित में से, क्या चीज, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। मतलब कि यह जो 4 विकल्प दिए हैं, इस 4 विकल्प में कौन ऐसा विकल्प है जो 5 से क्या हो, विभाजित हो सके। 5 से जो विभाजित होगा उसको ही कहेंगे कि यह क्या है, 5 का विभाज्य है। पहली बात आप समझ रहिए कि 5 जो है उन्हीं संख्या को विभाजित कर सकता है जिनके इकाई अंक पे क्या हो, इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो। जिनके इकाई स्थान पर 0 या 5 होता है वही सिर्फ जो है अंक क्या होता है, विभाजित होगा 5 से। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई स्थान पे क्या दिया है, 3 दिया है, तो यह विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 भी क्या है, विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया है, इकाई स्थान पे 1 दिया है, यह भी विभाजित नहीं होगा। और अगला विकल्प क्या दिया है कि 3775, तो लास्ट में क्या दिया है, दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए जो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही क्या है, 5 से विभाजित होगा। समझ में कि नहीं है। और बाकी कोई अंक जो है विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 3775 क्या होगा, विभाजित होगा। आप विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ कि 37 है, 3775 है, तो 5 7 35, तो ये गया 7 बार में, 2 इसमें गया, तो ये हो गया 27, तो 27 ये 5 बार गया, फिर इसके बाद 2 गया, तो ये 25 हो गया, तो 25। इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर लेंगे। समझ में कि नहीं है। और अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि 5वां वाला प्रश्न, हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है, अब बाकी बारी है किसके प्रश्न को हल करने की, प्रश्न नंबर 5वें को हल करने की। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, 2-3 हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 15%
15% का भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप होगा, तो हमको भी किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 1/100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह प्रतिशत की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 15 गुणे 100 कर लेंगे, 1/100 कर लिए। अब काट लेंगे, तो किससे कटेगा, 5 से काट लेते हैं, क्योंकि और आराम से कट जाएगा। तो ये कट गया, 3 बार में कटा, तो यह हो गया 3 और बटे यह 2 और ये 0 इसके पास आ गया 20। तो 3 एक कम 3 और नीचे आ गया 20। तो यह काटने पर हमारा संख्या क्या आ गया, 20 आ गया। क्या, 3/20 आ गया है वह संख्या। तो 15% का भिन्न रूप जो है 3/20 क्या होगा, 15% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आप कर सकते हैं, समझ में आया? अगर यहाँ पर आपको कठिनाई होगी कि कैसे कैसे कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा बात है कि 15 लिखे हैं, 15/100 करके इसका गुणा कर लीजिए, तो आ गया 15/100। फिर 15 तिया 15 20 25 100। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, यही विकल्प, पहला ही विकल्प सही है। यह विकल्प जो जितने भी विकल्प दिए हैं बाकी सब विकल्प गलत हैं, और बाकी इसमें पहला विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर ज़्यादा गोजगाज हो गया है, तो मैं लाल रंग से इसको दिखा देता हूँ। इसका विकल्प यह सही है, इसका विकल्प यह सही है, और इसका विकल्प यह सही है जीवा वाला, और इसका विकल्प यह सही है 3775, और यह है 3/20 क्या है, सही विकल्प है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आपको कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया है, जो 6वें नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न में लिखा है कि राकेश ने कितने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश ने वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत, 65% क्या है, अंक प्राप्त किए। यहाँ पर लिख देते हैं कि राकेश ने वार्षिक परीक्षा में 65% अंक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक 500 है रहा हो, जो पूर्णांक क्या है 500 रहा हो, तो राकेश को कितने अंक जो है मिले हैं। हम मतलब कि प्रश्न यह पूछना चाह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा दिया, राकेश ने उस परीक्षा में 65% जो है अंक प्राप्त किए, 65% अंक क्या किए, प्राप्त किए, और उसका जो पूर्णांक है, उस परीक्षा जो हुआ है उस परीक्षा का क्या है, पूर्णांक कितने का है, 500 का है। तो बताइए वो कितने अंक प्राप्त किया। तो कितना अंक यहाँ पर लिख देते हैं कि राकेश को कितने अंक क्या हुए, प्राप्त हुए, यह पता करना है। इसके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो यह पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि इसके लिए एक सूत्र होता है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 65% को अंक पे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, तो पहले हम पाएंगे क्या कि 65/100 लिख देंगे। फिर पूर्णांक कितने का है, 500 का पूर्णांक है, 500 का क्या है, पूर्णांक है। अब क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 25, 5 6 30 और 30 2 32। मतलब राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए, राकेश को 325 अंक जो है प्राप्त हुए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि राकेश को 325, ठीक है, अंक क्या हुए, प्राप्त हुए।
यहाँ पर हम लिख देंगे कि राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए, 325 अंक जो है राकेश को प्राप्त हुए हैं। जबकि अगर 500 का 65% हमने निकाला है तो कितना आया है, 325 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि 7वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जो समीकरण है, कौन समीकरण दिया है कि 3x - 5 बराबर x + 3 को क्या करिए, हल कीजिए। क्या करिए, हल कीजिए। किसको हल करना है कि 3x - 5 बराबर x + 3 को क्या करिए, हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो इस x को इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा, तो 3x, अब ये प्लस जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। और यह क्या है, माइनस है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x और प्लस पहले से ही था 3। समझ में आया कि नहीं है? अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, ये 3x था और 8x निकल गया तो कितने x बचे, 2x। अब एक बात बताइए, ये बराबर तो बराबर लिख दिए। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको जो यहाँ पर x है, मतलब चर को हम सभी चर को एक तरफ कर लेंगे और सभी अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए हम चर, यहाँ पर क्या है, अचर चर है, तो अब अचर है, अंक है, अंक को एक साइड कर लेते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पर ये सटा हुआ है तो मतलब गुणे का चिन्ह, गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर हो गया 8/2, कट गया, कितना हो गया, 2 चौको 8। तो ये 4 बार में कटा तो मतलब कि x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। जो कि हमको प्रश्न में पूछा था कि हल करिए, तो हमने हल कर दिया, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यही इसका क्या है, हल है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि वर्ग, क्या है, वर्ग। वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा कितने के है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि यह वर्ग है, यह वर्ग है, तो इसका मतलब यह है कि 6 सेंटीमीटर यह भी होगा, 6 सेंटीमीटर यह भी होगा, 6 सेंटीमीटर यह भी होगा, 6 सेंटीमीटर यह भी होगा। वर्ग है इसलिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्या करिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 6 की, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 × 36। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कोष्टक में x + 5 का होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हम यह नहीं कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर एकदम सेम दिख रहा है। तो इसके बराबर होता है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो क्या मैं इस पे यह नियम लागू कर सकता हूँ, यह सोर्स समीकरण जो प्राप्त है इसी पे हम रख देंगे। तो हमको प्रश्न में जो दिया था, क्या दिया था, x + 5 का होल स्क्वायर। देखिए a के जगह पे x है, b के जगह पे 5 है। तो जहाँ पर ये बोला है कि a का स्क्वायर करिए, मतलब कि हमको क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है। फिर बोला है कि प्लस, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर गुणे a के जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। फिर b के जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर गुणे 5। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। यहाँ पर क्या है, b है, b की जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? अब इसका करेंगे, यह स्क्वायर तो हो ही गया है। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 प्लस 10 और x तो x
10x हो गया, और ये 5वां 25, यह हमें प्राप्त हो गया। अगर हमने इसको हल करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, यह प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया? इसको स्वर संख्या से एक कर सकते हैं, या तो ये इसका था इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि x + 5 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x + 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करके जो प्राप्त करेंगे वो लिख देंगे। समझ में कि नहीं? फिर सीधे सीधे गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा, x² + 10x + 25। ठीक है, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसका गुणा करके, गुणा आप बताने का समय नहीं है, नहीं तो बता देते। क्या करना है, कुछ नहीं, इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा इसमें करके फिर कर लेंगे। ठीक है, लिख ही देते हैं। यहाँ पर x² हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 5x, फिर यहाँ पर हो गया 5x, फिर यहाँ पर 5वां 25, बस इसको लिख देंगे। समझ में कि नहीं है? इस प्रकार से हम लोग कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए आप तुरंत हल कर पाएंगे। समझ में कि नहीं है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से कितने 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का क्या करिए, कोण बनाइए। आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमने इसका चित्र भी बना दिया है और यहाँ पर लिख भी दिया है। सबसे सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी रेखा खींची है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, एक रेखा खींच लिया है। ए बी हमने क्या किया है, एक रेखा खींच ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, आधा से जो अधिक चाहे किसी भी त्रिज्या पे आपने क्या करना है, एक त्रिज्या पे एक चाप लगाएंगे। अब चाप लगाएं तो जो कि क्या है, सी पे भी प्रच्छेदित हो गया, सी पर ले लिए। फिर सी पे उसी त्रिज्या पर क्या करेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पर काट दिया। जब ये दोनों कट गए, यहाँ पर इस कटान बिंदु से इस ए को क्या करिए, मिला दीजिए। तो इनके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? जो कि प्रश्न में पूछा था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। हमने क्या किया है, 60 डिग्री का कोण बना दिया है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ हमने लिखा है, सर्वप्रथम ए बी रेखा खींची, फिर उसके बाद ए को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर एक क्या कर रहा है, एक चाप खींचे जो ए बी को क्या कर रहा है, सी पे प्रच्छेदित कर रहा है। ठीक है, फिर सी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या पे, जिस त्रिज्या पे लिए हैं उसी त्रिज्या पे, नहीं कि अगर छोट बड़ हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, उसी त्रिज्या पर चाप लगाएं जो कि क्या कर रहा है, डी पे प्रच्छेदित हो रहा है या डी पे कट रहा है। तो अब क्या करना है, इस डी और ए को मिला दें। फिर कह रहा है और डी, ए और डी को मिला दें। हमने मिला दिया। फिर उसके बाद कह रहा है इनके बीच के बनना कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। तो इनके बीच का बना कोण क्या हो गया, 60 डिग्री का बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी 60 डिग्री का कोण पूछेगा तो अब इसी प्रकार से हल कर पाएंगे, बता पाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11, संख्याओं, कौन कौन संख्या दिया है, 13 दिया है, 13, 39 दिया है, 39, फिर क्या दिया है, 273 दिया है। यह के क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए, के क्या करिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, 13 किसी के पढ़ने में आता ही नहीं है, तो 13 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 का 13 ही होगा, 13 कम 13, क्योंकि 13 किसी पाढ़े में आता ही नहीं है। अब बचा 39, 3 के पाढ़े में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, अब आ गया 13। ठीक, उसके बाद क्या है, अब इसको काटिए। यह क्या लिखा हुआ है, 3 है, तो यह 2 से तो कटेगा नहीं, यह 3 से कटेगा, 5 से, 7 से, इसी प्रकार से कटेगा। तो 27 और 3, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा। कितनी बार में, 9 3 27, और 3 एक कम 3, इस प्रकार से कट गया। 7 से काटिए, 7 एक कम 7, और 7 त्रिके 21, फिर कट गया 13 बार में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब इनको जो हमने प्राप्त किया है इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो 13 का गुणनखंड किए हैं तो 13 आया है, और 39 का किए हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या आया है, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 आया है, और 273 का किए हैं तो इसका क्या आया है, 3 गुणे 7 गुणे 13।
अब कह रहा है क्या, मौसा ज्ञात करना है। मौसा का मतलब जो मिल रहा है उसी को ही लिखना है, जो तीनों अंकों में मिलेगा, तीनों संख्याओं में मिलेगा, उसी को ही लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मौसा बराबर क्या लिखेंगे कि जो मिल रहा है, देखिए 13 13 13, यही 13 मिल रहा है और कहीं पे और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 13 ही लिखेंगे। तो बता देंगे कि 13 39 273 का मौसा क्या होगा, 13 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से कभी भी मौसा लसा पूछेगा, लसा का मतलब जो मिलता और वो भी लिखना है, जो नहीं मिलता वो भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर मौसा पूछा है तो जो मिल रहा है उसी को ही लिखना था। समझ में आया कि नहीं आया। 12 नंबर वाला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि एक साइकिल रुपए कितने 1800 में बेचने पर, एक साइकिल है उसको कितने में बेचा गया, 1800 रुपये में बेचा गया। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वह 1800 रुपये है। ठीक है, 1800 रुपये क्या है, साइकिल का क्या है, विक्रय मूल्य है। और जब उसे 1800 रुपये में बेचा गया तो हमने पाया कि उस पर 10% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। जब उसको बेचा गया तो यहाँ पर लिख दिया गया कि क्या हो रही है, 10% की हानि हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हानि बराबर कितना, 10%। उसे 10% की क्या हो गई, हानि हो गई, जब उसने कितने के साइकिल को 1800 रुपये में बेचा। तो क्या कह रहा है कि साइकिल का क्या करिए, क्रय मूल्य क्या होगा। उस साइकिल की, वो जो साइकिल है वो कितने का खरीदा था कि वो 1800 रुपये में बेचा, फिर भी उसे कितना का हानि हो गया, 10% की हानि हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको पता क्या करना है कि साइकिल का क्या चीज़, क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका देखिए सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, आप लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर, जो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि का प्रतिशत। यह इसका क्या है, क्रय मूल्य का क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो मान दिया है उसी मान को हम इस सूत्र पे रख देते हैं। जब इस सूत्र पे रखेंगे तो क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही लिख देते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितने का है, 1800 में बेचा गया है तो 1800 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, गुणे का चिन्ह कितना है, 100। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 100 बटे में 100, फिर माइनस क्या लिखा है, कितना हानि हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि हो गई है, तो उसे 10% की हानि हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। जो हल करेंगे तो अब यहाँ पर इससे घटा देंगे, तो ये तो सेम टू सेम रह गया। बट्टे में क्या हो गया, 90। अरे 100 में से 10 गया, 90 कट गया ये। अब यहाँ पर क्या है, 9, तो 9 दूना 18, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या है, ये 200 और ये 100, तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 गुणे 10 करेंगे, ये 10 100 नहीं है, 80 कट ही गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 200 और 200 का गुणा 100 में करें, अरे 10 में करेंगे तो क्या आ गया, आ गया हमारा 2000 रुपये। मतलब कि वह जो साइकिल का पूछा था कि साइकिल की क्रय मूल्य क्या होगा, तो साइकिल का क्रय मूल्य लिख देंगे कि जो साइकिल है, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, 2000 रुपये होंगे या होगा।
जो साइकिल का जो है क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 रुपये होगा। यदि 1800 रुपये में बेचने पर उसे 10% की अगर हानि हो रही है तो वह साइकिल जो है 2000 रुपये की खरीदी गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दे दिया है, मूलधन हमारा 500 रुपये है, जो है समय दे दिया है 3 वर्ष, और दर कितना है 12% की दर से, वो भी वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जबकि हमको पता है क्या कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह क्या होता है, यह सूत्र होता है किसका, साधारण ब्याज का। जो कि अब जो दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जबकि मूलधन बराबर दिया है, मूलधन बराबर क्या दे दिया है, 500 रुपये दे दिया है। और आगे बोला है कि जो समय है, समय दे दिया है 3 वर्ष, और दर दे दिया है, दर दे दिया है कितना, 12% के दर से वो क्या लग रहा है, साधारण ब्याज पता करना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज बराबर क्या बोला है, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500। फिर उसके बाद बोला है कि दर कितना है, 12%, तो यहाँ पर लिखेंगे 12%। फिर गुणे, उसके बाद बोला है समय कितना है, 3 वर्ष लगा है, बट्टे में क्या है, 100 है, यहाँ पर लिख देंगे 100। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करिए, ये दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ पर 5 बचा, तो 12 पचे 60। अब यहाँ पर हो गया 60 गुणे क्या हो गया, 3। अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 60 में करेंगे। तो 60 का गुणा करेंगे, 60 तिहाई 180। 180 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि साधारण ब्याज 180 रुपये होगा। क्या होगा, 180 रुपये होगा यदि 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज लग रहा है, वो भी कैसा, साधारण ब्याज लग रहा है। तो कितना ब्याज बनेगा, 180 रुपये जो है 3 साल का बनेगा ब्याज। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि यक्स कोष्टक में y माइनस जेड, फिर कह रहा है कि प्लस y जेड माइनस यक्स प्लस जेड कोष्टक में यक्स माइनस y को क्या करिए, सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो चलिए हम लोग सरल करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया था कि यक्स माइनस वाई जेड माइनस यक्स फिर प्लस जेड यक्स माइनस वाई। अब देखिए जो यहाँ पर हम कर सकते हैं वही कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सभी कोष्टक को तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के लिए हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो यह यक्स है, वाई है, तो क्या आ जाए यक्स वाई, माइनस है तो माइनस, क्या होगा यक्स जेड, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो वाई और जेड, यहाँ पर लिखेंगे वाई जेड, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई और यक्स, यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है जेड है और यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स जेड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो फिर ये माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे वाई और जेड। इस प्रकार से क्या कर देंगे, सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें
इस प्रकार के अंक दिखाई दे रहे हैं। तो जो सेम अंक हैं, जो सेम अचर पद हैं, उनको क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x और y दिखाई दे रहा है, x और y कहीं और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो x y, ये देखिए इसको आगे पीछे कर देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कर दिए, सेम जगह आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस, तो x और z है। अब देखेंगे x और z कहाँ है, यहाँ पर है x और z, तो यहाँ लिखेंगे x और z, ठीक। अब ये भी खत्म हो गया, अब बारी है इसकी, ठीक है। यह जो है इसको ख़त्म कर दिया, यह जो है इसको ख़त्म कर दिया। अब बारी है y की, तो y z। अब y और z देखेंगे तो यहाँ पर है प्लस y और z, एकदम सेम। इस प्रकार से उतारने के बाद अब पाएंगे कि इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, कैंसिल। ये भी प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी घट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सरल करने पर आ गया कि यह क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं है, क्या होगा, 0 होगा। देखिए कहीं पे भी अगर प्लस माइनस का थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन करने का नियम यही है कि सबसे पहले कोष्ठक तोड़िए, फिर देखिए कि जो एक साथ आते हैं तो उनको एक साथ रख के, फिर जुड़ता है तो जोड़ दें, घटता है तो घटा दें। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए कितने दिन का, 40 दिनों की क्या है, भोजन की सामग्री है। क्या है कि 50 बच्चे 40 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतना सामग्री है। समझ में आया कि नहीं है। अब क्या कह रहा है कि यदि छात्रावास में 30 और जो है 30 बच्चे और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, वो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यह पता करना है। तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि कितने बच्चे की, मतलब कि भोजन की इकाई क्या है। तो भोजन की इकाई बराबर होता है छात्रों की संख्या गुणे भोजन के दिन। समझ में आया नहीं। तो इस प्रकार से हम पहले भोजन की इकाई पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि भोजन की इकाई, भोजन की इकाई बराबर क्या होता है, मैंने बताया है अभी कि छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितनी थी, 50 थी, और भोजन कितने दिन चल रहा था, 40 दिन तक चल रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि 5 चौक को 20 और 2 ठे 0, मतलब कि 2000 भोजन की इकाई कितनी है, 2000 इकाई है। मतलब कि अगर एक बच्चा रहेगा तो वह जो है कितने दिन तक खा सकता है, इतने दिनों तक भोजन को खा सकता है, 2000 दिनों तक खा सकता है। समझ में आया कि नहीं है। तो हमने क्या किया, भोजन की इकाई को पता कर लिया। अब क्या करते हैं कि हमको बोला है कि 30 बच्चे क्या हो गए, ऐड हो गए हैं और जुड़ गए हैं। तो अब क्या करना है कि छात्रों की संख्या बढ़ जाने पर, अब बढ़े, पहले कितना था, 50 था, अब बढ़ के क्या हो गया है, 30 बढ़ गए हैं। तो अब कितने हो गए छात्रों की संख्या, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। तो अब हम कितने, अब छात्रों की संख्या कितनी होगी, 80 हो गई। अब जबकि हमारे पास क्या है, भोजन की इकाई 2000 है, तो अब क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कितने दिन तक चलेगा, तो वो भोजन किया कितने दिन चलेगा कि 2000 डिवाइड बाई 8000, भाग कर दीजिए, कट गया, ये कट गया। अब इसको काटिए, 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटा, ये 1 बार में कटा, मतलब ऊपर 100 नीचे क्या है, ऊपर 100 हो गया और नीचे पर 4 हो गया। तो ये कितना बार में, 5, और ये कित गया 2, फिर ये कट गया 25, मतलब कि 25 दिन, मतलब कि 30 छात्र अगर बढ़ गए तो वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा, वह भोजन जो है 25 दिनों तक जाकर 25वें दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो कितने दिनों बाद समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि भोजन 25 दिन में
क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में कि नहीं है? वो भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिन में ही क्या हो जाएगा, भोजन समाप्त हो जाएगा। अगर 50 बच्चों की जगह पे अगर 30 बच्चे और आ गए, मतलब कि 80 बच्चे हो गए, तो भोजन 25 दिन ही चलेगा, जबकि पहले 50 बच्चे थे तो 40 दिन चलता था। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न क्या देता है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, जो आयताकार गत्ता है उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 117 वर्ग सेंटीमीटर है ना, हाँ वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। आगे बोला है उसकी लंबाई दे दिया है, उसकी लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, तथा गत्ते की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की क्या करिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब गत्ते की क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देंगे कि गत्ते की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब हमको गत्ते की क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो हमको क्या दे दिया है, हमको पता है क्या, गत्ते का क्षेत्रफल पता है और लंबाई भी पता है। तो हम यहाँ पर जो मान पता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 117 फिर बराबर है, फिर उसके बाद क्या है, लंबाई कितना है, 13 है। फिर यहाँ पर चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना कि चौड़ाई बराबर x है, ठीक है, चौड़ाई बराबर x है। तो हमने मान लिख के रख दिया। अब इसको क्या करते हैं, x को यही रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो x बराबर 117 बटे क्या हो गया, 13 नवा 117, मतलब कि x बराबर क्या आ गया, 9। मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। उस गत्ते की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उस गत्ते की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। उसका जो दिया है क्या, चौड़ाई वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई कितना होगा, 13 होगा और क्षेत्रफल 117 होगा, तो चौड़ाई जो है निश्चित है कि 9 सेंटीमीटर ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। 17 वाले प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर की, वो क्या है, रेलगाड़ी है। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई, प्रश्न पूरा देख लें क्या, पूरा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि लंबाई 170 मीटर रेल की लंबाई है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। वो क्या कर रही है, 1 सेकंड में, 9 सेकंड में ही क्या कर रही है, रेलगाड़ी उस खंभे को पार कर दे रही है। उसकी चाल
किसमें किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में क्या करिए, ज्ञात करिए। यह क्या हमको पता करना है, किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, यह पता करना है उसकी चाल, किसकी, रेलगाड़ी की चाल पता करना है, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में ज्ञात करना है। समझ में कि नहीं है। जो प्रश्न दिया है, प्रश्न में जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह किस में बदल जाएगी, दूरी में बदल जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि दूरी, ठीक है, बराबर कितना है, 270 मीटर है। समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया है, दूरी में बदल दिया है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे क्या है, फिर कह रहा है कि वह कितने सेकंड में, समय कितना लग रहा है उस खंभे को पार करने में, 9 सेकंड में ही पार कर दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समय बराबर कितना लगा, 9 सेकंड। क्या लगा है, 9 सेकंड का समय लगा। उस 9 सेकंड में ही उस खंभे को पार कर दे रही है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 270। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले इससे हम क्या कर लेते हैं, चाल पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हमको पता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर हमको क्या पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चाल हमको पता नहीं है, हमको यहाँ लिखेंगे कि चाल दूरी कितनी है, 270 मीटर। तो 270 मीटर हम लिख लेंगे, 270 मीटर बटे क्या है, समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। तो 9 और यहाँ से भाग कर देंगे, 9 त्रिक 27। अब ये हो गया। चाल बराबर क्या हो गया, चाल बराबर हमको पता चल गया कि 30 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या कर रही है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या कर रही है, गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हमको प्रश्न में बोला है कि आप मीटर प्रति सेकंड में मत बताइएगा, आप बताइएगा किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में बताइएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 18/5 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, गुणा करना होगा। जब हम किससे, इस 30 में क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 30 गुणे 18/5। तो ये 5 से कट गया, कितनी बार में, 6 बार में। तो 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108। इसका गुणा किए हैं तो 18 छक्का 108। तो हम लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से क्या है, रेलगाड़ी क्या कर रही है, चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। एक उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे क्या हैं, लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। जो नीचे दी गई है इस सारणी में क्या है, इनकी संख्या दी गई है कि गुलाब का 300 पौधा है, गेंदे का 250, जूही का 100, डहेलिया का 150 और रजनीगंधा के 450 फूल लगाए गए हैं। ठीक है, इनको क्या करिए,
पिक्टोग्राफ में क्या करिए, दर्शाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूलों की संख्या लिख लेते हैं, फूल लिख देते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि फूलों के नाम, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे फूलों की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ का द्वारा प्रदर्शित का जो है चिन्ह, यहाँ पर पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित चिन्ह है, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को एक चीज़ देखेंगे, अब कभी भी इस प्रकार के हर साल प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, और इनको जब भी आप हल करें तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, क्या चीज़, कि देखें कि 10 से विभाजित करेंगे, प्रत्येक अंक जो है 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 20 से करें, 20 से नहीं होगा, 25 से करें, 25 से नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 25, 100, 50 से करते हैं, 50 से हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, 100 से नहीं हो पाएगा, 50 से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाएंगे कि अगर हम 50 से एक चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है, हम एक चिन्ह बना लेते हैं। सबसे पहले इन फूलों के नाम लिख लेता हूँ कि ये गुलाब है, गुलाब है, यह गेंदा है, यह क्या है, जूही है, जूही है, यह डहेलिया है, लिया है, और यह है रजनीगंधा है, ठीक है, ये क्या है, रजनीगंधा है। यह प्रकार के फूल हैं और उनके फूलों की संख्या क्या है, यह 300 है, और यह क्या है 250, फिर उसके बाद ये 100 पेड़ है, फिर ये क्या है 150 है, फिर ये 450 रुपये। अब हम क्या करते हैं, एक चिन्ह बना लेते हैं, अपने मन से किसी भी प्रकार का चिन्ह बना सकते हैं और बता दीजिएगा कि इस चिन्ह बराबर हम इतने पौधों की संख्या माने हैं। तो हम बना लेते हैं कि 50 पौधों की संख्या, 50 पौधों की संख्या बराबर हम क्या करते हैं, कोई भी चित्र, ये गोला बना लेते हैं या फिर ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर फूल का चिन्ह बना लेते हैं, इस प्रकार का फूल का चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हैं, एनीवे आपको जो सरल लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 300 है, मतलब 50 का करेंगे तो यह कितनी बार में आएगा, 0 0 कट गया, या 6 चिन्ह इस प्रकार के बनाएंगे तो यह गुलाब का चिन्ह प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये 250 है, तो 250 कितने बार में, 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बार बना देंगे, 5 फूल बना देंगे, ठीक है। पाँच गो हो गया, फिर उसके बाद 100 है तो 100 की जगह पे 2 बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 150 है तो 150 की जगह 3 बनाना है, फिर ये 400 है, अरे 450 है, तो 450 कितने 9 फूलों की संख्या बनाएंगे इस प्रकार के, तब जाकर होगा। तो यहाँ पर 9 फूल बनाने पड़ेंगे। चार, 5 गो,
अब ये जो है फूल बन के हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, यह हमारा फूल बन के तैयार हो गया। अब इसका हमने चिन्ह बना लिया। ठीक है, यह जैसे जैसे बोला था हमने एक मान लिया कि यह जो फूल का चिन्ह जहाँ पर बना देंगे वो 50 पौधों की संख्या को प्रदर्शित कर देगा। तो अब हमने क्या किया है, 300 पौधे दर्शाने थे तो हम क्या किए हैं, 50 पौधों का एक फूल बनाया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना दिए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 300 था तो मतलब 6 फूल बना देंगे, 6 फिर 6 यहाँ पर करेंगे, 6 का गुणा 50 में करेंगे, आ गया 300। तो 300 पौधे यहाँ पर पता हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्या किए हैं, हमने 5 बना दिया है। यहाँ पर 100 था तो 2 बना दिया है, यहाँ पर 150 था तो 3 बना दिया है, यहाँ पर 450 था तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यह 9 फूल बनाए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 3 फूल बना है, यहाँ पर क्या है 2 फूल बना है, और यहाँ पर 6 फूल, और यहाँ पर 5 फूल बने हैं। समझ में आया कि नहीं है। इस प्रकार से आप कभी भी प्रश्न हल करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी और सवाल सही होगा और नंबर आपको भरपूर पूरा मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आप कभी भी सवाल हल करें तो इसी प्रकार से